नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्नर्स में आप सभी भाई बहनों दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूं, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, जिसमें ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी आगामी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। इसको थोड़ा से जूम कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए इसमें से कौन सा मुहावरा सही है? ठीक है, दांत काटी रोटी, अक्ल की दुम, आस्तीन का साफ, आबनूस का कुंदा। तो आपको बता दें कि कपटी मित्र के लिए इसमें से जो सही मुहावरा है वो क्या है? आस्तीन का साफ। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि जो भी एग्ज़ाम संबंधित जानकारी हो या जो भी मेरे द्वारा नोट्स या प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक पद, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द इसमें से कौन सा है? दूरदर्शी, दक्षचित, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो आपको बता दें कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जितेंद्रिय होता है। ठीक है, और जो किसी चीज़ को तुरंत सोच ले उसे क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि। और दूर तक सोचने वाले को क्या कहते हैं? दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके पूछे जाने की संभावना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, दूरदर्शी मतलब दूर तक सोचने वाला, और कुशाग्र बुद्धि में जो किसी चीज़ को तुरंत सोच ले। ठीक है, जितेंद्रिय मतलब क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? जितेंद्रिय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा है। क्या करा कि पवन, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। प प्लस वन, प प्लस अवन, पो प्लस अन और पौ प्लस अन। ठीक है, तो इसमें से आपको बता दें कि पवन का जो राइट संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? पो प्लस अन होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर यहाँ पे दोस्तों पावन होता तो इसका संधि विच्छेद क्या होता? पौ प्लस अन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या करा देखिएगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है इत्यादि, और उसमें पूछ रहा है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको कहीं पे आधा त, ठीक है, आधा त उसके बाद कोई पूर्ण शब्द दिख जाए तो ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? अगर आपको अर्हता कहीं पे दिख जाए तो वहाँ पे आपका यड़ संधि होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? यड़ संधि। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा सकता है। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों, पहले क्या होता था कि सीटेट एग्जाम जब होता था तो सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्या हो गया है, जब से ऑनलाइन मोड पे पेपर होने लगा है तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है कि नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, इज्जत देना, चापलूसी करना। तो आपको बता दें दोस्तों, नाक रगड़ना का सही अर्थ क्या होता है? दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, मतलब दोस्तों गिड़गिड़ाना किसी के सामने। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? नाक रगड़ना कहते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है दोस्तों। क्या कर रहा है कि उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम मतलब अपोजिट शब्द क्या होता है उन्मूलन का? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। दोस्तों आपको बता दें कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा? रोपण होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? चारण काल, वीर काल, आदिकाल, बीजोपन काल। तो आपको बता दें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को
बीजोपन काल की संज्ञा दी थी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे एक पंक्ति दिया गया है और पूछ रहा है कि पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी है। ठीक है, क्या कह रहा है पंक्ति में? अति सूदो शने को मारक। एक यहाँ पे पंक्ति दिया गया है और पूछ रहा है कि इस पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आलम, बोधा, घनानंद ठाकुर। तो आपको बता दें दोस्तों कि अति सूदो शने को मारक, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है अति सुधो शने को मारक, यह किसके द्वारा लिखा गया है? घनानंद के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे कालिंदी। कालिंदी एक शब्द दिया गया है, पूछ रहा है कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, पर्यायवाची मतलब दोस्तों सेम टाइप के वर्ड इसके कौन कौन से होंगे, सेम सब। तो आप बता दें कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। तो आपको बता दें कि इसमें से जो राइट जवाब होगा कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है? यमुना होता है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, कह रहा है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। ठीक है, यह मुहावरा किस मुहावरे का अर्थ है? कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाना, मतलब इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कि सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना मतलब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, जिसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि सिर मुड़ाते ही क्या करना? ओले पड़ जाना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, यह एक पंक्ति यहाँ पे दिया गया है और पूछ रहा है कि इस पंक्ति जो है एक किसकी रचनाकार की पंक्ति है। ठीक है, कह रहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, तो यह पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, केशव प्रसाद, कबीरदास, सूरदास। तो आपको बता दें कि इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे यूपी टेट हो, ठीक है, चाहे आपका सी टेट हो। ठीक है, तो क्या करा इस क्वेश्चन में देखिएगा, हिंदी का पहला पत्र है इतिहास, तिमिरनाशक, उदंत मार्टन, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगनीज। तो जो हिंदी का पहला पत्र है दोस्तों कौन सा है? उदंत मार्टंड है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा है कि चिंतामणि। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि जो है एक निबंध है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि जो निबंध है संग्रह है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर जो रचना है किसके द्वारा या किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। तो प्रेम सागर जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है? वो लल्लू लाल जी द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो तरड़ी शब्द, तरड़ी जो है इसका पर्यायवाची क्या है? सूर्य होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो अनुपम का मतलब होता है दोस्तों अद्वितीय। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा।
यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि नगपति का विग्रह और समास, नगपति में कौन इसका विग्रह क्या होगा और इसमें समास कौन सा होगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, रत्नों का पति तत्पुरुष समास, नगी का पति जो कर्मधारय समास, नगों का पति तत्पुरुष समास, नगों का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि समास। तो नग का पति का विग्रह क्या होगा, नगों का पति, और इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा, नगों का पति जो क्या है, तत्पुरुष समास है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या करा है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। वाच्य दोस्तों आपको पता है कि 3 होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि राम आम खाता है, तो इसमें क्या है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या उभयवाच्य है। तो आपको बता दें कि राम आम खाता है, तो इसमें क्या है, कर्तवाच्य। अगर दोस्तों ऐसा पूछ लेता कि उससे उठा नहीं जा रहा है, उससे चला नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता, भाववाच्य होता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा, अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या एक आत्मकथा है, यह किसके द्वारा या किसकी आत्मकथा है। ठीक है, प्रभा खेतान, उषा त्रिवंदा, मन्नू भंडारी, सुषम बेदी। तो अन्य से अनन्या तक आत्मकथा किसकी है, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा। दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी प्रबल संभावना है कि आपके यह स्टेट में आपको ये क्वेश्चन पक्का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्या करा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, दादू, कबीर, रैदास, नानक। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह किसका वाक्य है, रैदास जी का वाक्य है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुलसीदास, तुलसीदास है दोस्तों, पिछले कई एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है कि आगामी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि तुलसीदास के रचनाकार, तुलसीदास के रचनाकार हैं केशवदास, डॉक्टर राम विलास शर्मा, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसका राइट जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको जल्द से जल्द प्राप्त होता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। ठीक है, किसका बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला दोस्तों संज्ञा सर्वनाम, आपको पता है ना कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो संज्ञा का बोध कराती है वही क्या कहता है, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो आप भला तो जग भला इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, कि आप भला तो जग भला इसमें निजवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है, इसमें क्या करना पड़ेगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसको पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसको लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा का आकलन करने का मेन उद्देश्य होता है दोस्तों कि वह किसी भाषा को कितना अच्छे तरीके से उसका उपयोग कर पा रहा है, उसकी क्षमता का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा कि उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है कि इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है। दोस्तों इसमें जो भी दिया गया है सब तो प्रभावी है ही, लेकिन इसे पूछ रहा है कि सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ठीक है,
कहानी लिखना, श्रुतलेख, कहानी कहना और पठना वर्ण। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? श्रुतलेख, मतलब किसी चीज़ को सुन के सिर्फ लिख लेना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सबसे कम प्रभावी कहलाता है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों ये पैरालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसकी पूरी उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट के एग्जाम में आपको पक्का देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या करा है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता। आकलन जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें सिर्फ बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार कैसा है? पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है, अंशतः सही है, निराधार है। दोस्तों आपको बता दें कि आकलन प्रक्रिया में बच्चों की क्षमताओं के साथ साथ जो शिक्षक होते हैं उनकी भी शिक्षा प्रक्रिया कितनी अच्छी है, कितना बेहतर है, उसका भी आकलन होता है, ठीक है। तो ये विचार पूर्णतः क्या है? सही है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया है। रीमा ने आधार पर यह जानकारी दी है, ठीक है। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता और वह भाषा निष्पादन संबंधी जो उसका ब्यौरा है दोस्तों, उसको क्रमिक ब्यौरा, क्रमिक अगर किसी चीज़ का ब्यौरा दिया जा रहा है वो क्या इसके अंतर्गत आता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा, पोर्टफोलियो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है, ठीक है। वाक्य लिखना, अक्षर बनाना, शब्द लिखना, चित्र बनाना। तो पहली कक्षा में भी लिखने के अंतर्गत क्या आता है? अगर बच्चा चित्र भी बना रहा है तो भी क्या आता है? लिखना के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण होता है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान करना, पढ़ने का उपदेश। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चा पढ़ने गया है तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें क्या महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है? अक्षरों की पहचान करना, अनुमान लगाना, ये सब जो होता है प्राथमिक स्तर पर क्रियाएं होती है, ठीक है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर बच्चे का पढ़ने का उद्देश्य कोई नहीं होता है, ठीक है। सबसे कम उद्देश्य होता है किसी चीज़ को पढ़ने का, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि रिजु शब्द, रिजु का विलोम क्या होता है? रिजु का अपोजिट क्या होगा? त्रिकोण होता है, सरल होता है, सीधा होता है, वक्र होता है। तो रिजु का विलोम क्या होगा? वक्र होता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देखिएगा कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? मतलब कौन से वैज्ञानिक है जिनके साथ या कौन से वैज्ञानिक है जिनके साथ भाषा अर्जन क्षमता का संबंध है? पियाजे के साथ, स्किनर, चॉम्स्की, यूलर। तो भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? चॉम्स्की के साथ संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? इसमें से किस ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग तो हुआ है सब में, लेकिन किस में अशुद्ध हुआ है वो बताना है, ठीक है। तो दूसरा क्रमवाचक, 2.5 अपूर्णवाचक बोधक, 26 पूर्णांक बोधक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ठीक है दोस्तों। वह नौकर ये आपका गलत है, वह नौकर इसमें विशेषण है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि कोई विशेषण नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर लिखा है, दूसरा लिखा हो तो उसमें क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या होता है? क्रमवाचक होता है, ठीक है। 2.5 लिखा हो और 3 लिखा हो, इस तरीके से क्या होता है? अपूर्ण बोधक होता है। 26 क्या होता है? पूरा पूर्णांक बोधक। 26, 27, 28 से क्या होते हैं? पूर्णांक बोधक होते हैं, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें कह रहा है कि वह नौकर, इसमें कोई विशेषण नहीं है, आपका गलत जवाब है या कह सकते हैं अशुद्ध है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है
कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, टेलीविज़न, समाचार पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? बाल साहित्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, कह रहा है कि बच्चों की अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात कैसी है? ठीक है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। ठीक है, तो अब बता दें आपको, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो ये क्या है? स्वाभाविक है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब बच्चा शुरू शुरू में आएगा तो कोई भी बात कहने के लिए अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करेगा। ठीक है, आते ही अंग्रेजी नहीं बोलने लगेगा या संस्कृत में नहीं बात करेगा। ठीक है, तो जब भी बच्चा आएगा तो ये स्वाभाविक है कि अपनी मातृभाषा में ही कोई चीज़ कहेगा। ठीक है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट। दोस्तों यहाँ पे दो स्थान खाली दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से ऑप्शन से कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यही इसका राइट जवाब हो जाएगा, सभ्यता व संस्कृति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक होते हैं, बाधक होते हैं, निरर्थक होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। तो आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण और विज्ञापन जो दिए गए होते हैं दोस्तों, वो बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।